हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने परमिटिविटी एंड टाइप्स ऑफ परमिटिविटी के बारे में पढ़ा था। तो परमिटिविटी का दो टाइप हमने पढ़ा था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो पिछले वीडियो में हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में बताया था और आज हम लोग सीखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारा क्लास 12 है, 11th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं और ये इंग्लिश मीडियम का बैच है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, परमिटिविटी इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। First is absolute permittivity, and second is relative. ओके, तो एब्सोल्यूट हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में और आज हम लोग सीखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो हमारा सेकंड हैज रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं और इसको एक कांस्टेंट यूज किया जाता है कैपिटल के, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम लोग कहते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी एंड इट इज आल्सो नोन एज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, एंड इट्स सिंबल इज एप्सिलॉन आर, आर फॉर रिलेटिव एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। ओके, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी है कि इसको समझते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका पहला जो टर्म है रिलेटिव, इसका मतलब कि हम किसी दूसरे मीडियम के साथ रिलेट करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि सर when two charges first of all kept in one medium and after some time it will goes to another medium, then we compare कि what is the permittivity of second medium compared to the first medium. Then this comparison is denoted by a symbol which is known as K or epsilon r and it is known as relative permittivity. Okay, so relative permittivity is what? So it is the ratio of permittivity of the medium with respect to permittivity of the free space or vacuum. Okay, so let us start. It is the ratio of permittivity of the medium and permittivity of the free space or vacuum. It is denoted by epsilon r. Okay, so epsilon r equal to what? So it is the permittivity of medium and permittivity of फ्री स्पेस और वैक्यूम, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने बोला कि सर ये एप्सिलॉन आर क्या है, तो ये रेशियो है किसका, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम में, मतलब जिस मीडियम में हम अब रखे हुए हैं
चार्ज पार्टिकल को, उसका परमिटिविटी, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कि हम कंपेयर किससे करेंगे, तो हमेशा फ्री स्पेस और वैक्यूम से। पिछले क्लास में हमने बताया था कि हम परमिटिविटी को, रिलेटिव परमिटिविटी को कहाँ यूज करते हैं, तो जब दो मीडियम का परमिटिविटी यूज कंपेयर करते हैं वहां पर रिलेटिव परमिटिविटी का यूज किया जाता है। ओके, तो सवाल ये है कि सर हम कंपेयर क्यों करेंगे, इसको हम आगे समझेंगे, पहले इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन आर, और आपने क्या बोला कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो परमिटिविटी को एप्सिलॉन से और मीडियम के लिए एम, और ये क्या है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, कैसे लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इट इज डिनोटेड बाय कांस्टेंट के, आप के भी यूज कर सकते हैं, के इक्वल टू, जिसको डायरेक्टिव कांस्टेंट कहा जाता है, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो दिस इज द फार्मूला। अब समझते हैं, हमने बोला कि आप दो चार्ज पार्टिकल को हवा में रखते हैं, एयर में रखते हैं, तो आपने बोला कि सर इनके बीच परमिटिविटी कम है। परमिटिविटी कम है मतलब इन दोनों के बीच एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो कम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लेकिन जब मीडियम चेंज करते हैं, जैसे एयर से हमने ले गया वाटर में, ऑयल में, अल्कोहल में, किसी भी मीडियम में, तो जैसे ही दूसरे मीडियम में ले जाते हैं तो हमने देखा कि दो चार्ज के बीच मीडियम के मॉलिक्यूल्स द्वारा काफी हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड किया जाता है, और इन दिस केस इंटरेक्शन फोर्स विल बी डिक्रीजेस, और इस दौरान इनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो काफी घट जाता है। तो अब ये बताइए कि आप हवा में रखे थे तो इनके बीच ज्यादा फोर्स लग रहा था, वाटर में लेके आए तो इनके बीच कम फोर्स लग रहा है, तो व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या है। तो आपने बोला कि सर एयर में परमिटिविटी लो था, परमिटिविटी मतलब इनके बीच रेसिस्ट करने का क्षमता, और वाटर में जैसे रखा गया तो परमिटिविटी हाई हो गया। परमिटिविटी हाई मतलब इनके बीच लगने वाले फोर्स को रेसिस्ट करने का क्षमता, कैपेसिटी। ओके, तो अब बताइए कि ये क्यों हुआ, तो ड्यू टू नेचर ऑफ मीडियम, ये मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। तो आप कंपेयर कैसे करेंगे, क्लियर है। तो कंपेयर करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं व्हिच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, कि एयर में हमारा परमिटिविटी इतना था और वाटर में आया तो कितना बढ़ गया, क्लियर है, कितना परमिटिविटी बढ़ा, क्योंकि जितना परमिटिविटी बढ़ेगा उतना ही टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और जितना टाइम्स परमिटिविटी डिक्रीज करेगा उतना टाइम्स फोर्स जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि देयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड परमिटिविटी। ओके, तो इसका ये क्यों जरूरी है समझना, तो ये जरूरी तब है जब हम चार्ज को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाते हैं और वहां पर फोर्स का कैलकुलेशन करना है कि फोर्स विल बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, देन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ओके, तो आपका फोर्स कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ये डिपेंड करता है मीडियम के परमिटिविटी पर। तो जब तक हम मीडियम का परमिटिविटी नहीं जानेंगे कि कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है तब तक प्रॉब्लम होता है। ओके, चलिए, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी का यूज क्या है तो आपको बताना होगा कि जब चार्ज का मीडियम हम चेंज करते हैं, एयर से कहीं और किसी दूसरे मीडियम में ले जाते हैं, तो उस मीडियम में दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये जानने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का यूज किया जाता है। अब कैसे हम समझेंगे ये आगे डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डेफिनेशन लिख लें, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। अब समझते ये हैं कि सर आपने ये फॉर्मूला लिखा कहाँ से, ठीक है, इसको प्रूव करना होगा, तो इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं दो लाइन से, इसके बाद इसके बारे में समझेंगे। हटा दे। When medium is air or
फ्री स्पेस। हमने बोला जब मीडियम क्या लिया जाए, एयर लिया जाए या फ्री स्पेस। दैट मीन्स गिवन टू चार्जेस Q1 and Q2 placed in air or free space. Okay, then force of attraction or repulsion between them F equal to, ध्यान देंगे किसमें मीडियम क्या है, एयर है या फ्री स्पेस है। तो इसका परमिटिविटी हम कैसे लेंगे, तो आप पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट से लिया जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से। और एयर का परमिटिविटी क्या होता है, काफी लो होता है। तो एयर का परमिटिविटी लो होने का मतलब क्या हुआ कि अगर एयर में दो चार्ज को रखा जाए तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच रेसिस्टेंस कम क्रिएट करते हैं। ओके, तो जब रेसिस्टेंस कम क्रिएट करेंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर ये F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर नॉट लेंगे, क्यों, क्योंकि एयर के लिए है Q1 into Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, इसके बाद when medium is एनीथिंग मतलब कोई भी चीज आप मीडियम में ले सकते हैं, वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने बोला कि अब दोनों चार्ज पार्टिकल्स को हमने कहाँ रख दिया, तो किसी मीडियम में रख दिया। देखिए मीडियम का नाम पर्टिकुलर हमने नहीं लिया क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये Q1 है, ये Q2 चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ओके, अब आप ये बताएं यहाँ पर परमिटिविटी क्या हुआ होगा, परमिटिविटी क्या हुआ होगा। तो आपने बोला कि सर जैसे ही एयर से किसी मीडियम में हम चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो कोई भी मीडियम को, एयर को छोड़कर उनके बीच जो मीडियम का पार्टिकल्स होता है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच काफी हाई रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। मतलब कि पहले से रेसिस्टेंस करने का जो कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, वो बढ़ जाता है। मतलब हमारे जो मीडियम के मॉलिक्यूल से ज्यादा रेसिस्ट करते हैं इन दोनों के बीच के फोर्स को। तो अब बताइए कि आपने बोला कि सर यहाँ पे परमिटिविटी किसका लेना है, तो मीडियम का, तो हमने m लिख दिया, यहाँ इंक्रीज कर गया। तो अगर इस मीडियम में परमिटिविटी इंक्रीज करेगा तो इस मीडियम में फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आपने बोला कि फोर्स विल बी डिक्रीजेस, और यहाँ क्या था, फोर्स विल बी इंक्रीजेस। ओके, अब इसके लिए अगर फोर्स लिखना हो तो F फोर्स इन मीडियम कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ मीडियम है तो m हमने ले लिया Q1 into Q2 by R स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड 2, 1 से 2 डिवाइड कीजिए, ये क्या होगा, F नॉट डिवाइडेड बाई Fm। F नॉट का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, और Fm कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 into Q2 by R स्क्वायर। 4 टर्म है, इसको सीधा कीजिए। पहले तो क्या करेंगे, आप यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं बहुत सारा टर्म कि सर Q1 Q2 से कैंसिल, R स्क्वायर से कैंसिल, 4 पाई से कैंसिल, तो क्या बचा, तो बचा 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन m। इसको सीधा कर लें, तो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m/1। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि F नॉट बाई Fm इक्वल टू एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हैं कि m नीचे है तो मीडियम ऊपर, नॉट ऊपर है तो नॉट नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और इन दोनों रेशियो को ही एक कांस्टेंट दिया गया है
एप्सिलॉन आर, इसको रिलेटिव परमिटिविटी। अभी आपने देखा कि इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम एक कांस्टेंट देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया और इसको हमने प्रूव कर लिया। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप लिख लें, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आपने लिख लिया होगा। ओके, चलिए एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखा, तो एयर के मीडियम में रखा, Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। देन permittivity of the free space or vacuum decreases, hence force will be increases. When both charged particles kept in another medium, then permittivity of that medium increases and force will be decreases. Okay? तो फर्स्ट मीडियम के लिए ये मेरा इक्वेशन हो गया, F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। और सेकंड मीडियम के लिए Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ नॉट था, यहाँ m है। नॉट किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, और ये m मीडियम है तो m हमने लिया है, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इक्वेशन 2। अब क्या करना है, 1 2 को डिवाइड करना है, हमने डिवाइड किया, यहाँ क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 1/एप्सिलॉन m। इसको सीधा हमने किया तो क्या मिला, एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या नाम दिया है, एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान देंगे, आगे हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज अ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आपके दिमाग में आएगा सर यूनिटलेस क्यों है, डायमेंशनलेस क्यों है, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। ये एक ही प्रकार के क्वांटिटीज का रेशियो है, तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। समझते हैं। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला लिया था, तो अभी हमारा फॉर्मूला था कि F नॉट डिवाइडेड बाई Fm इक्वल टू, अब देखिए यहाँ m नीचे है तो इसका परमिटिविटी कहाँ होगा, ऊपर, और नॉट ऊपर है तो ये नीचे। इन दोनों के रेशियो को हमने क्या नाम दिया है, एप्सिलॉन r, और क्या नाम दिया है k, रिलेटिव ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप लिख भी सकते हैं where एप्सिलॉन r इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी और k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r, देन एप्सिलॉन m इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ में ये यूज हुआ था, हमने इसको रिप्लेस करके इन दोनों को लिखा था, तो वहाँ पर ये आया था कि सर ये कहाँ से आया, तो वहाँ पर हम नहीं बता पाए थे क्योंकि हमको ये प्रूव करना था। तो याद ये रखना है कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, चलिए तो इसको आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे फोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। फोर्स के साथ कैसे कंपेयर करेंगे, तो F नॉट डिवाइडेड बाई Fm मीडियम में फोर्स इक्वल टू K या एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये भी मिला कि सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मेरे पास हो या फोर्स का रेशियो हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट किया जा सकता है। ये इसको कंपेयर कर सकते हैं परमिटिविटी के साथ भी, तो एप्सिलॉन नॉट भाई एप्सिलॉन ये F नॉट डिवाइडेड बाई Fm इक्वल टू एप्सिलॉन r।
सो Fm इक्वल टू, इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, Fm डिवाइडेड बाई F नॉट इक्वल टू, ध्यान देंगे जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स होगा और इसके डिवाइड में क्या है 1 है, तो ये कितना होगा 1 बाई एप्सिलॉन r। तो Fm इक्वल टू कितना हो गया F नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r। तो ये सारा फार्मूला यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल पर्पस से। ओके, तो इसको लिख लेंगे, इसको हम लोग दे देते हैं नोट 1। ओके चलिए, तो राइट डाउन, इसके बाद आगे हम बात करेंगे। ओके, आपने लिख लिया होगा। नोट नंबर 2 में आते हैं। नोट नंबर 2 में कि रिलेटिव परमिटिविटी is a unitless and dimensionless physical quantity because it is the ratio of same quantity। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये कैसा है, तो यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। समझते हैं, आपने बोला कि सर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताएं कि एप्सिलॉन का हमने क्या, परमिटिविटी का क्या हमने पढ़ा था, यूनिट, तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। तो ये भी तो परमिटिविटी है, तो इसका भी क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। ये जब दोनों कैंसिल होगा तो कितना 1, और 1 क्या है, तो 1 एक डिजिट है जिसको बोलेंगे यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, तो आपको बताना है इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। ओके चलिए, तो इसको लिख ले पहले आप। ओके, आगे समझते हैं इसको, आगे समझते हैं। तो अभी तक जो हमने किया वो रिलेटिव परमिटिविटी को हमने डिफाइन किया, उसका यूनिट देखा। अब समझते हैं कि एक्चुअल रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, हमने बोला कि एप्सिलॉन r, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। अगर कहीं लिखा हुआ है कि वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने, समझिएगा ध्यान से, अगर आपने दो चार्ज पार्टिकल को वाटर में, एयर में रखा था पहले, और एयर से जैसे किसी दूसरे मीडियम में ले जाते हैं, क्लियर है, एयर से किसी दूसरे मीडियम में अगर हम शिफ्ट करते हैं, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने बोला कि वाटर ले लेते हैं, यहाँ वाटर हमने लिया, तो इसका मतलब क्या है ये बताइए। और यहाँ एयर है, तो एयर के
जो मॉलिक्यूल्स है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो इन दोनों के बीच फोर्स को रेसिस्ट करेंगे, और ये वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स को रेसिस्ट करेंगे। समझिए, कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 81 है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को आप एयर में रखे होंगे और इनके बीच रिलेटिव परमिटिविटी मिनिमम है, तो मिनिमम कितना है, तो हमने बोला रिलेटिव परमिटिविटी है ही नहीं, क्योंकि फ्री स्पेस में तो रोकने वाला कोई होता नहीं है, या एयर के मॉलिक्यूल्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि ये रेसिस्ट करेंगे। तो आपने बोला कि सर इस मीडियम में रेसिस्ट करने वाला कोई है ही नहीं, और है तो इसका स्ट्रेंथ इतना कम है कि फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर पाता है। तो आपने बोला कि वहां पे परमिटिविटी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। लेकिन जैसे ही इन दोनों चार्ज पार्टिकल को एयर से लेकर वाटर में आते हैं या किसी भी मीडियम में लेके आते हैं, तो इसका परमिटिविटी चेंज हो जाता है। ओके, परमिटिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि अगर दो चार्ज पार्टिकल वाटर में रखे हुए हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इनके बीच लगने वाले फोर्स को रेसिस्ट करेगा। इसी को तो परमिटिविटी बोलते हैं, रेसिस्टेंस क्रिएट करने को ही। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वाटर। यहाँ रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना टाइम्स रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, यही रिलेटिव परमिटिविटी बतलाता है। और देखिए आप रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, कि एयर से लेकर अगर वाटर में आए तो हमारा परमिटिविटी कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ओके, तो यही जो कंपेयर करते हैं, किससे हम लोग करते हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी से करते हैं। ओके, तो अभी हम समझेंगे। तो आपने बोला कि सर रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज हुआ है, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि 81 टाइम्स इंक्रीज कर गया है आपका। तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया सर इसमें तो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स मैक्सिमम होता है और इसमें फोर्स मिनिमम होता है। तो ये बताइए कि अगर 81 टाइम्स यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर वाटर जो है एयर के कंपैरिजन में 81 टाइम्स रेसिस्टेंस क्रिएट करे, हमने माना कि वहां पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा के रेसिस्टेंस क्रिएट किया गया होगा, और यहाँ पे कितना, तो इसका 81 टाइम्स 81 न्यूटन, मतलब एयर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं फोर्स लगाएंगे और इन दोनों के बीच रेसिस्ट करेंगे। तो आपने बोला कि सर मान लीजिए कि ऊपर हमारा 1 न्यूटन का रेसिस्टेंस, 1 न्यूटन का फोर्स लगा के रेसिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा था, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स कितना रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो एयर के कंपैरिजन में 81 टाइम्स ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं, किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, एयर के साथ। और ध्यान देंगे आप जब भी रिलेट करेंगे तो एयर के साथ ही करेंगे। क्यों, क्योंकि एयर को आइडियल मीडियम माना गया है, उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है। तो जब भी कंपेयर करना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, अब आइए, तो आपने बोला सर एप्सिलॉन आर क्या है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 81। तो अभी हमने पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। आप समझ सकते हैं एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, तो रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, एप्सिलॉन एम क्या है, तो मीडियम का परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी। ओके, तो अब ये बताइए कि आपका ये मीडियम क्या है, वाटर है, तो आप W भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर M जो लिखे हैं हम लोग W लिख लें, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, या M भी लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 81 इक्वल टू एप्सिलॉन W डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन W इक्वल टू कितना होगा, 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वाटर का जो परमिटिविटी होगा वो फ्री स्पेस का 81 टाइम्स होगा। ओके, यहाँ से हमने क्या देखा कि जो वाटर का परमिटिविटी होगा वो एयर और फ्री स्पेस का 81 टाइम्स होगा। ओके, तो दैट शोज दैट रिलेटिव परमिटिविटी शोज दैट कि परमिटिविटी किसी भी मीडियम को चेंज करने पर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है।
इंक्रीज किया तो कितना टाइम्स, डिक्रीज किया तो कितना टाइम्स। डिक्रीज तो करेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे कम परमिटिविटी किसका होता है, एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। और इसको छोड़कर किसी भी मीडियम में ले जाएंगे तो ऑलवेज परमिटिविटी इंक्रीजेस और फोर्स डिक्रीजेस। ओके, तो अगर यहाँ पे अभी तो हमने वाटर लिया, वाटर को छोड़कर और कोई मीडियम ले सकते हैं, तो हमको मालूम क्या चलेगा, तो हमको मालूम चलता है कि जैसे ही हमने मीडियम चेंज किया तो उस मीडियम में हमारा परमिटिविटी कितना टाइम्स इंक्रीज किया। ओके, तो आप देख सकते हैं 81 टाइम्स हमारा जो परमिटिविटी है वाटर में इंक्रीज कर जाता है। सो राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या लिया जाए, एग्जांपल सेकंड। हमने बोला कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 4। ओके, हमने बोला कि ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, तो आपने बोला 4 है, तो ये तुरंत हमको समझ में आ गया। देखिए, किसी ने बोला कि ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, तो हमको तुरंत समझ में आ गया कि ग्लास में, अगर ग्लास में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, ओके, तो ये 4 फ्री स्पेस और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स ग्रेटर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपने बोला कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एम, मीडियम क्या है आपका, तो ग्लास है, तो एप्सिलॉन जी बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर कितना है 4, तो एप्सिलॉन जी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन जी इक्वल टू कितना, तो 4 इनटू एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने बताया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लास का परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस और वैक्यूम के परमिटिविटी से कितना है, 4 टाइम्स ग्रेटर है। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब खुद आप बताइए कि अगर परमिटिविटी 4 टाइम्स इंक्रीज किया है तो हमारा क्या होगा, फोर्स उतना टाइम्स डिक्रीज करेगा। ओके, और एक चीज और, फोर्स डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, नॉट ओनली परमिटिविटी। क्लियर है कि आप डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं कि उसको भी चेंज करते हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब जितना दूरी पर एयर में था उतना ही दूरी पर ग्लास में रखेंगे, तो ये ओनली डिपेंड करेगा परमिटिविटी पर। लेकिन अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे तो फोर्स विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस को कांस्टेंट रख के काम किया जा रहा है। अगर डिस्टेंस को वेरिएबल कीजिएगा तो फोर्स ज्यादा डिक्रीज कर सकता है। ओके, सो राइट डाउन। चलिए, आपने लिख लिया हो, आते हैं एग्जांपल थर्ड। एग्जांपल थर्ड, अब क्या लिया जाए, तो कोई चीज लेते हैं, कोई लिक्विड ले लेते हैं। हमने बोला एग्जांपल थर्ड है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इज 8। मान लिया जाए कि कोई लिक्विड है। देखिए, लिक्विड का पर्टिकुलर हमने नाम नहीं दिया है क्योंकि कोई भी लिक्विड हो सकता है। कोई लिक्विड है और उसका परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी 8 है। इसका मतलब क्या कि इस लिक्विड में एयर के रिस्पेक्ट में जो परमिटिविटी है वो 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ओके, कैसे समझेंगे, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर कितना है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 8, और मीडियम कौन सा है, लिक्विड, इसके रिस्पेक्ट में फ्री स्पेस। तो यहाँ एप्सिलॉन एल इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन एल इक्वल टू क्या होगा, तो 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कि लिक्विड में जो लिक्विड का जो परमिटिविटी होगा वो फ्री स्पेस और वैक्यूम का 8 टाइम्स होगा। ओके, तो 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा परमिटिविटी, तो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलिए, इसको भी लिख लीजिए। तो ये आपको समझाने के लिए ये सारा एग्जांपल लिया जा रहा है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर रिलेटिव परमिटिविटी का यूज कहाँ करते हैं, तो जब किसी मीडियम को कंपेयर करना रहता है कि एयर से किसी मीडियम में ले गए तो परमिटिविटी कितना इंक्रीज किया, उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी का यूज किया जाता है। आप लिख ले पहले इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एयर के लिए चेक किया जाए, क्योंकि एयर के लिए हमने 1 लिया था, तो देखा जाए एयर के लिए 1 कैसे होता है। तो एग्जांपल 4 एप्सिलॉन आर फॉर एयर और फ्री स्पेस। अब बताइए रिलेटिव परमिटिविटी हमको निकालना है, किसका निकालना है, एयर का या फ्री स्पेस का। तो आपने बोला सर एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसका निकालने के लिए, फ्री स्पेस का। मतलब कि एयर में कहीं पर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था और इसको यहाँ से उठा के कहीं और ले जाके एयर में ही रख दिए, या फ्री स्पेस में रख दिए, या वैक्यूम में रख दिए। ओके, तो आपका परमिटिविटी कितना होगा। तो आपने बोला सर जब सेम मीडियम है आप एयर में ही रखिएगा और सेम मीडियम से कंपेयर करेंगे तो परमिटिविटी कितना हो जाएगा, 1। तो आप याद कीजिए कि फॉर एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम, इन सब के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 1 होता है। सबके लिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग 1 ही लिखते हैं। और फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ये चीज एकदम याद रखेंगे। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो इक्वल टू किस केस में होगा, तो फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम के केस में इक्वल होता है, और ग्रेटर देन किस केस में होगा, तो फॉर एनी मीडियम। ओके, तो आप ये एग्जांपल में लिखेंगे और इसको नोट हम लोग कर लेते हैं। नोट 1 हो चुका था पहले, ये नोट 2 हो जाएगा। ओके, पहले आप एग्जांपल 4 लिखेंगे, उसके बाद नोट 2 रखेंगे। चलिए आपने लिख लिया होगा, एक और नोट ले लेते हैं। ये याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों को कंबाइंड करके हमने ये लिखा है। अगर दिया जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे सर ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, 1 से लेस नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि सबसे लेस 1 ही होता है एयर के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी है जो हमको याद रखना होगा, और बाकी आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। नोट 3, some important कौन है, तो एयर है, एयर को आइडियल मीडियम मानते हैं। तो एयर के लिए परमिटिविटी कितना होगा, या फ्री स्पेस और वैक्यूम सबका नाम लिखते रहेंगे। एयर कितना होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए वैक्स मोम रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, 2 होता है। 3 ग्लास, तो ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी 3 to 4। एक चीज ध्यान देंगे, हमारा जो बॉडी का रिलेटिव परमिटिविटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, परमिटिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर देता है। तो परमिटिविटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, याद रखेंगे, इसीलिए ये वेरी भी करता है। 4 नंबर वाटर, और 5 मेटल, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो मेटल का इनफिनिट होता है, याद
ओके, चलिए तो इसको लिख लें। चलिए तो आपने लिख लिया होगा। आज की क्लास में हमने समझा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो रिलेटिव परमिटिविटी में हमने क्या समझा, इस रिलेटिव परमिटिविटी का यूज कहाँ करते हैं, तो मीडियम के परमिटिविटी को कंपेयर करने के लिए कि उस मीडियम में दो चार्ज के बीच फोर्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इसके लिए हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी का यूज करते हैं। ओके, तो आपने देखा कि व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, हाउ कैन वी डिनोट देम एंड व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर आपसे कहा जाए कि इस बॉडी का, इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, क्लियर है, तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि उस मीडियम में जो मीडियम का पार्टिकल है वो कितना टाइम्स मैक्सिमम, कितना टाइम ग्रेटर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ओके, और जैसे ही रेजिस्टेंस क्रिएट मैक्सिमम होगा, जैसे ही रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, फोर्स क्या होता है, डिक्रीज करता है। और एक चीज और ध्यान देना होगा कि मीडियम चेंज करते समय दोनों के बीच डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगर डिस्टेंस भी चेंज कर देते हैं तो आपका जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, ये परमिटिविटी पे तो डिपेंड करता ही है, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस विल बी चेंज देन आल्सो फोर्स विल बी चेंज। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक्स।